हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 20 फरवरी 2023 को हिंदी का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि 20 फरवरी 2023 को जितने भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। मेरे पास एग्ज़ाम से पहले ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और इसका सेट कोड डी है। आपको एग्ज़ाम पेपर में कोई भी सेट कोड हो सकता है, आपको केवल क्वेश्चन देखना है और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ओएमआर शीट में भर के चले जाना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि उच्चतर शिक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे। आप सभी को मालूम होगा कि 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक जिला में हुआ था और ये उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये अमेरिका में गए थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए कि जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, जाति पाति को तोड़कर मंडल का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1936 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कौन से पड़ोसियों के आवाज गर्द छोड़ को साथ लट्टू नचा रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मदन हो जाएगा। और मदन और गिरधर लाल ऐसे करके जो चैप्टर है वहीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला सवाल है कि भारत से हमने क्या सीखा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, यानी यह शीर्षक पाठ की भाषण है। और भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, तो मैक्स मुनर है, आप सभी को मालूम होगा। उसके बाद में कहता है कि चारू चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है चारू चंद्रलेख नामक उपन्यास। उसके बाद में कहता है लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, यानी लेखक गुणाकर मूले की जो शिक्षा की भाषा थी दोस्तों, ये थी मराठी भाषा। उसके बाद में कहता है कि हमारी पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। आप सभी को बता दें कि नेपाल की बात की जाए या भारत की बात की जाए, वहाँ की जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और ये नागरी लिपि से क्वेश्चन लिया गया है। और हमारा भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो ये भी है दोस्तों देवनागरी लिपि। उसके बाद में कहता है कि कौन सा जैन गणितज्ञ कौन है। देखिए, जैन गणितज्ञ हमें बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, महावीराचार्य हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। आप सभी को मालूम होगा कि बहादुर का माता और पिता जन्म से ही वो उनका निधन हो गया था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो नेपाल में हुआ था और वो अपने पड़ोसन के एक रिश्तेदार के यहाँ काम करता था। और इसके जो एक सौतेली मादा थी, वो स्वभाव से काफ़ी ही ज़्यादा गुस्सैल थी, जिसके कारण बहादुर को एक दिन लेखक का घर छोड़ना पड़ता है। और बहादुर शीर्षक कहानी के जो लेखक का नाम है दोस्तों, वो अमरकांत है। उसके बाद में कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो किशोर था ना जी, किशोर था लेखक का लड़का और वो बहादुर से अपने शरीर की लगातार मालिश करवाता था। उसके बाद में कह रहा है कि 11 रुपए साड़ी के घूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पे रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ये रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था कि 11 रुपए की बात है, 11 रुपए साड़ी के खोट से निकाल कर अभी यहीं हम चरपाई पे रखे थे, लेकिन वे मिल नहीं रहे हैं। और यही था वो 11 रुपया जिसका चोरी का इल्ज़ाम बहादुर पे लगाया जाता है। उसके बाद में कहता है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन का सही जवाब 1912 हो जाएगा। 1912 ईस्वी की बात है जब लेखक रामविलास शर्मा का जन्म हो गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देख लीजिए। क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक भी होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, परंपरा का मूल्यांकन। क्योंकि जो साहित्य दूसरों की नकल करके कॉपी करके जो सीखा जाता है ना, वो अधम कोटि का होता है और ये संस्कृति असमर्थता का सूचक होता है। यह है परंपरा का मूल्यांकन नामक चैप्टर से लिया गया पंक्ति।
उसके बाद में कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 27 वर्ष की उम्र हो रहा था पंडित बिरजू महाराज को जब उन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में कहता है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी पंडित बिरजू महाराज जो थे ये कानपुर में लगभग 2-2.5 साल तक रहे थे। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि आविनियो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पोप पर रखने के लिए यानी पोप के गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए यहाँ पे फ्रेंच शासकों ने अपना किला बनवाया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 ये क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा वीवीआई है और हमें लगता है ये 100% आपको 20 फरवरी 2023 को होने वाले हिंदी के एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कहता है कि रोन नदी कहाँ है। दोस्तों रोन नदी कहाँ है तो आप सभी को बता दें ये दक्षिण फ्रांस में रोन नदी पड़ता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा दक्षिण फ्रांस में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी ये जो नामक उपन्यास है ये कौन से लेखक की रचना है दोस्तों। तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अगला सवाल मछली चैप्टर से लिया गया है और कहता है कि मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जी ये मसाला पीस रही है। फिर अगला सवाल कहता है कि सरपट शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सरपट के मतलब होता है तेजी से। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि यतिंदर मिर्च ने एस्केप मौके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किया पत्रिका का संपादन किया था। वह संपादन किया गया पत्रिका क्या था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा ये सही था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अमीरुद्दीन जिसे बिस्मिल्लाह खां के रूप में जाना जाता है और यही है वो बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा परिचित थे और इनका जो ननिहाल है यानी नानी का जो घर था ये काशी में था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि बिस्मिल्लाह खां यानी अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 रुपये लेते थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो फिल्म देखने के लिए जो 6 पैसे लेते थे ये कभी मामू से भी ले लेते थे, कभी मौसी से ले लेते थे, कभी नानी से भी ले लिया करते थे। इसलिए सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का क्या नाम है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये जो क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के एग्जाम पेपर में भी पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा हरिजन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी है या हम कहें कि यंग इंडिया के संपादक कौन है तो भी महात्मा गांधी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद में कहता है कि महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हो गई थी। आप सभी को मालूम होगा कि सन 1948 ईस्वी की बात है जब दिल्ली के राजघाट में नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की प्रार्थना के उपरांत हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 1948 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आप सभी को बता दें कि सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देख लीजिए। क्वेश्चन 27 क्या कहता है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा राजा वरगुण के। उसके बाद में कहता है कि बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1020 ईस्वी का।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देख लीजिए। क्वेश्चन 29 कहता है कि थ का उच्चारण स्थान क्या होता है। आप सभी को मालूम होगा कि उच्चारण स्थान से लगभग 2-4 सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ होता है। उसी प्रकार से आप सभी को बताना होगा कि थ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो जब भी बोलिएगा आप त, थ, द, ध, तो ये सभी के सभी दंत से होता है। इसलिए क्वेश्चन 29 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, दंत। अब देखिए सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सातकोड़ी होता ने अपने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास क्यों रखा था। दोस्तों बात ये था कि रचना का भाव मुख्य द्वार शीर्षक होता है। जो रचना का भाव का जो मेन द्वार होता है, मेन दरवाजा जो होता है, वो शीर्षक ही होता है। शीर्षक रचना की गुरुत्वता एवं व्यापकता को परिलक्षित करता है। शीर्षक का चयन मुख्यतः घटना पात्र, घटना स्थल एवं मुख्य विचार बिंदु के आधार पर रखा जाता है। देखिए विद्वानों के अनुसार शीर्षक की सफलता औचित्य एवं मुख्य विचार सार्थकता उसकी लघुता एवं भाव व्यंजना पर निर्भर करती है। आलोच्य कहानी का शीर्षक इस कहानी के मुख्य चरित्र से जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी पर लक्ष्मी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व तो छाया हुआ है, यानी इस कहानी में केवल लक्ष्मी नाम की जो लड़की है, इसी के बारे में इस कहानी में बताई गई है। क्या होता है कि लक्ष्मी पति से दूर रहकर अपना भरण पोषण कर लेती है। लक्ष्मी अपने पति से दूर रहती है, फिर भी अपना पालन पोषण कर लेती है। पति द्वारा भेजी गई राशि से उसका घर का खर्चा नहीं चल पाता है, अतः वह तहसीलदार साहब के घर पे आकर बेटा बेटी का पालन पोषण करती है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि लक्ष्मी किसके घर पर काम किया करती थी, तो याद रखिएगा तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी और तहसीलदार साहब के घर पे जाकर उसके बेटा और बेटी का पालन पोषण करती थी। उससे जो उसको जो अनाज और जो रुपया मिलता था उससे अपना घर दार चलाती थी। गांव में बाढ़ आने का भय से लक्ष्मी एवं उसके गांव के लोगों का जैसा आत्मसम्मान खो जाता है। शायद लेखक का मन भी बैठ जाता है। उपयुक्त दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक एवं काफ़ी ही ज़्यादा समीचीन है। अगला सवाल कहता है कि बड़े डॉक्टर के आदेश पर पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अस्पताल में जो खाना पूर्ति जो होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं वो खाना पूर्ति करने में व्यस्त रहते हैं। सरकारी हॉस्पिटल की लगभग सभी जगह यही बात है। उनके हृदय में मानवता सहिष्णुता का भाव नहीं रहता है। यानी सरकारी जितने भी डॉक्टर होते हैं उनके दिल में इंसानियत की भावना बहुत कम देखने को मिलता है। गरीब तबके के लोगों पर उनका तो जरा भी ध्यान ही नहीं रहता है। हर कर्मचारी अपना काम दूसरों पर सौंप देते हैं। बेड खाली ना होने का बहाना बनाकर पपाती को सुबह से ही लाइन में खड़े रहने के लिए कह दिया जाता है। यही कारण था कि यहाँ पे अस्पताल प्रशासन के लापरवाही के कारण पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती थी। अब यहीं से एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपके 20 फरवरी के पूछे जाएंगे कि पपाती किस रोग से ग्रसित थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पपाती जो थी ये मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। अगला सवाल कहता है कि पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे। यहीं से सवाल ऑब्जेक्टिव बनता है कि पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं। ऑप्शन में रहेगा पुत्र, पुत्री, पत्नी, माता। तो राइट आंसर यहाँ पे माँ होगा, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज जो है अपना सबसे बड़ा जज माँ को मानते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखना होगा, तो आप आसान तरीके से लिख दीजिएगा कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपने माँ को मानते थे, क्योंकि जब भी वे कभी नाच देखने जाती थी तो बिरजू महाराज पूछते थे कि माँ मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। माँ कहती थी नहीं बेटा, तुम अपने पिता की तस्वीर हो। बैठने, उठने, बोलने, नाचने और नृत्य करने का सारा गुण पिता का ही है। इस प्रकार बिरजू महाराज की माँ का बराबर जज के रूप में निर्णय देकर बेटों को हमेशा प्रोत्साहित किया करती थी। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था। यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे कि मछली लेकर कौन भागा। ऑप्शन में रहता है संतु, भग्गू, ऐसे करके। तो याद रखिएगा दोस्तों, मछली लेकर कौन भागा था, तो ये संतु भागा था। अब आइए जान लेते हैं क्यों भागा था। तो दोस्तों संतु मछली लेकर इसलिए भागा था क्योंकि कुएं में डालकर उस मछली को जिंदा रखकर और मछली का पालन पोषण कर कर उसे जीवित करके
ज़्यादा दिन तक बड़ा उसे कर सके। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखिएगा कि संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो जाए। अगला सवाल कहता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए। आप सभी को बता दें कि गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा का जो सबसे जरूरी अंग होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को जीतना, सत्य से असत्य को पराजित कर देना यानी हरा देना, और परिचित होकर अहिंसा से हिंसा पर विजय प्राप्त करने का बल अपने भीतर पैदा कर लेना, यही सबसे बड़ा शिक्षा होता है। क्या समझे कि यहाँ पे जो जितने भी प्रेम होते हैं, प्रेम की भावना से नफरत करने वालों को जीत लेना, सत्य से असत्य पर कब्जा कर लेना, और अहिंसा से हिंसा पर विजय प्राप्त कर लेना, यही अपने भीतर जो जुनून है पैदा कर लेना महात्मा गांधी के अनुसार सबसे बढ़िया एवं जरूरी शिक्षा है। अब अगला सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके गोधूली का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और यह क्या है दोस्तों, तो ये निबंध है। यहाँ से पूछा गया था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की क्या है, निबंध, कविता, कहानी, एकांकी क्या है, तो ये निबंध है। देखिए, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज के लिए कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। ये बात सही भी है, मान लेते हैं कि जाहिर सी बात है, कुम्हार का लड़का मिट्टी का काम जितना बढ़िया से कर लेगा ना, उतना और जात का लड़का नहीं कर सकता है। तो कार्य को कुशलता करने के लिए, कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए श्रम विभाजन जरूरी भी है। लेकिन श्रम विभाजन क्या होता है कि श्रम विभाजन से श्रमिक विभाजन हो जाता है, और श्रमिक विभाजन ही जाति प्रथा का दूसरा रूप होता है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। परंपरागत पेशों से व्यक्तित्व दक्ष हो जाता है और वह अपना काम सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है। अब देखिए, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, यानी मनुष्य के जो मुंह से जो वाणी जो शब्द निकलता है वो जहरीला कब बन जाता है। तो यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो एक ही शब्द में आंसर दीजिएगा कि राम नाम के बिना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब वाणी हृदय आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग कर देती है, तब वह विष के समान हो जाती है। राम नाम के अतिरिक्त उच्च ध्वनि कम, क्रोध, लोभ, मंद इत्यादि से परिपूर्ण होता है, वही ध्वनि विष के समान हो जाती है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जब किसी से बात कर रहा है तो उसके बोले गए ध्वनि में यदि काम है, क्रोध है, लोभ है, मंद है इत्यादि ये सब यदि आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वाणी विष के समान हो रही है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि कवि गरीब की वस्तुओं को क्यों उल्लेख करता है। देखिए, गालिब अपना जीवन चक्र अजीबोगरीब की तरह यापन करता है, अभावों के बीच भी रहकर मिथ्या बड़प्पन और यहाँ पे धोने की चेष्टा करता है। पर्व त्योहार, अतिथि आगमन पर वे अपने सामर्थ्य से अधिक खर्च करता है। अभिक्षुतः किम न करोतिम पाप के आधार पर वह कम कृत्रिम करने की भी हिचकता है। किम न करोति पापम यानी क्यों आप पाप जो है वो कम करते हैं। अगला सवाल देखिए, काफ़ी ही ज़्यादा लाजवाब और काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम पेपर में लड़ेगा ही लड़ेगा जी। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। दोस्तों, बहादुर के पिता जीवित नहीं थे, यानी बहादुर के पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ ही घर को चलाती थी और स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल होने के कारण बहादुर को बहुत मारती पीटती रहती थी। एक दिन जब उसने अपनी भैंस को पीटे जाने के कारण बहादुर को बहुत बेदर्दी से मारा और इतना पीटा कि वह तंग आकर घर से बाहर भाग गया। दोस्तों, दरअसल बात ये है कि एक बार की बात है जब बहादुर अपनी माँ के भैंस को चराने के लिए कहीं पे जंगल ले गया था, और वहाँ पे भैंस क्या किया कि बहादुर को परेशान कर रही थी। बहादुर इसी से गुस्सा में आकर भैंस को खूब पिटाई कर दिया, और भैंस दौड़े दौड़े बहादुर के माँ के पास चली आई। बहादुर के माँ को लगा कि बहादुर हो सके तो ये भैंस को मारा है। इसी से गुस्सा में आकर बहादुर के माँ बहादुर को बहुत मारती पीटती है, और अंततः उन पर 11 रुपया चोरी का इल्ज़ाम भी लगा देती है, और यह इल्ज़ाम वो सहन नहीं कर पाता है, जिस कारण लेखक का घर एक न एक दिन बहादुर छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन कहता है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर।
देखिए लेखा काज में मनुष्य यह पूछना चाह रहा था कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आबोध बालिका, यह प्रश्न मनुष्य जाति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अस्त्र शस्त्र की होड़ में लगा मानव आज पशुता की ओर बढ़ रहा है। यह हमारी पाशिक वृत्ति का ही परिणाम है। यह मानव सभ्यता का संहारक रूप है, सृष्टि का एक विनाशक रूप है। यानी आज अपने आप को शक्तिशाली बनाने में जिस प्रकार से मानव बड़े बड़े यंत्र, बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े मिसाइल का आविष्कार कर रहे हैं, बताया ये जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ही बनाए हुए हथियार से अपने आप को मारने की स्थिति ना आ जाए। अतः ये कहा जा सकता है कि इस पाठ्य पुस्तक में यही बताया गया है कि एक देश दूसरे देश से द्वेष रखने की वजह से बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं और अस्त्र शस्त्र के होड़ में लगा मानव आज पशुता की ओर बढ़ रहा है और यही एक ना एक दिन हमारे विनाश का कारक बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा की हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्या कि 20 फरवरी 2023 को होने वाले हिंदी के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।